तैयबा गुल खुद आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिनसे तफसील से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तैयबा गुल साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है ये इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा पुराने हैं। पाकिस्तानी मीडिया को पहले बहुत कुछ हाईलाइट करना चाहिए था, जितना हो सका, जिस किस्म का वो दौर था, जिस किस्म की उस वक्त पाबंदियाँ थी। बट आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी आपने बहुत सारी चीज़ें तफसील से बताई हैं। आवाम के लिए मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये नौबत यहाँ तक कैसे आती है कि आप जस्टिस जावेद इकबाल की वीडियो बनाती हैं या फिर ऑडियो उनकी टैपिंग करती हैं, क्यों नौबत आई? आपका उनसे राब्ता हुआ ही क्यों था? कैसे आप दोनों राब्ते में आते हैं? क्योंकि एक अरसे तक जब भी हम तर्जुमान नैब से पूछते थे तो वो आप लोगों को, आपको और आपके मियाँ को एक ब्लैकमेलर ग्रुप कहते थे, फिर कहते थे इनके खिलाफ केस चल रहा है, केस आगे बढ़ रहा है, ये सब जुडिस मामला है। आप उनके राब्ते में आई ही क्यों थी? क्या वजह थी? थैंक यू सो मच शाज़ेब। सबसे पहले तो आपने जो है मुझे मेरी आवाज़ बुलंद की उस टाइम भी जिस वक्त ये सब मीडिया खामोश था और कोई मेरे बारे में बोल नहीं सकता था। और बाकी मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। सबसे पहले मैं जो हूँ 2017 में उनके ऑफ़िस गई थी मिसिंग पर्सन कमीशन में अपने हस्बैंड की चच्ची की मिसिंग रिपोर्ट करवाने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड थे, उस पर एप्लीकेशन में मेरा भी नंबर था और हस्बैंड का भी था, तो उन्होंने वहाँ से मेरा नंबर लिया और मेरे साथ राब्ते स्टार्ट कर दिए। उसके बाद ये उन्होंने वक्तन फ़वक्तन मुझे बुलाने की कोशिश की, बुलाते रहे, ऑफ़िस में बुलाते रहे और आउट ऑफ ऑफ़िस मतलब अपने किसी प्राइवेट प्लेसेस पे भी बुलाते रहे, लेकिन मैं ऑफ़िस उसके अलावा नहीं गई। ऑफ़िस के अलावा ऑफ़िस उनसे जितनी दफ़ा मुलाकात हुई वहीं पे हुई। और ये वीडियोस बनाने की मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब ये हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने उनको एक्सपोज़ करने के लिए ये वीडियोस बनाई। और क्योंकि एक इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन का हेड बैठे हैं तो ये वहाँ पे बैठ के औरतों के साथ अगर उनके पास कोई साइल जाती है तो उसके साथ क्या करते हैं, इस वजह से मैंने ये सारी वीडियोस बनाई। और जहाँ तक आपका सवाल है नवाजिश साहब का कि वो हमें ब्लैकमेलर ग्रुप कहते रहे और सब कुछ करते रहे, तो मैं आपको ये बता दूं कि नवाजिश साहब ने हमारे ही हमें यूज़ करके हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा के एक्सटेंशन भी ली चेयरमैन से। और अगर हम ब्लैकमेलर थे तो ये नवाजिश साहब झंग में हमारे पास क्यों आए, हमारे पास क्यों बैठे, हमारे मिन्नतें तरले क्यों करते रहे कि आप चेयरमैन से सुलह करें, और इसी चीज़ को बेस बना के उन्होंने अपने आगे एक्सटेंशन ली। अरे ये क्योंकि जो नवाजिश साहब, मैं आवाम को बता दूं, आप बात कर रही हैं जो तर्जुमान है नैब के, नवाजिश साहब आप कह रही हैं कि वो आपके पास आए थे और कह रहे थे कि आप चेयरमैन नैब से सुलह कर ले जब ये मामला चल रहा था सारा का सारा। जी शाज़ेब, ये झंग आए थे मेरे पास 2-3 दफ़ा आए थे। एक दफ़ा तो मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड इनसे मिलते रहे हैं। वहाँ पे इनके कोई मुश्तरका दोस्त थे, वहाँ पे इन्होंने बुलवाया था, वहाँ से इनकी मुलाकातें होती रहीं और ये बार बार इसी बात पे इंसिस्ट करते रहे कि आप जो है वो चेयरमैन को एफिडेविट दे दें, उनसे सुलह कर लें, आपके केस ख़त्म करते हैं। अगर मैं ब्लैकमेलर थी, जैसे कि इन्होंने एक वहाँ प्रेस रिलीज़ जारी की थी, इनकी तरफ से जारी हुई थी, तो इनको मेरे पास नहीं आना चाहिए था, मेरे साथ नहीं बैठना चाहिए था। और अगर ये ब्लैकमेलर्स के साथ बैठे हैं, उनके साथ कोशिश करते रहें, सुलह की पेशकश करते रहें, तो आप अंदाज़ा कर लें कि ब्लैकमेलर ये थे या ब्लैकमेलर मैं थी। ब्लैकमेल करके वीडियो को इन्होंने अपनी एक्सटेंशन ली, तो ब्लैकमेल आप समझ सकते हैं कि कौन था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब जाहिर दो मामला सामने आ रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि आपका जो पहला राब्ता होता है चेयरमैन नैब के साथ, आप तो जो वो बतौर सरबराह मिसिंग पर्सन कमीशन है उसमें आपने कंप्लेन की थी, जिसमें आपका और आपके मियाँ का नंबर भी था। वहाँ से नंबर उठाया चेयरमैन नैब ने और आपको तंग करना शुरू कर दिया, ये आपका मुकदमा है। वो तो ये हमें जब हम राब्ता करते थे तो वो तो कहते थे कि आपके ऊपर नैब का मुकदमा है और आप एक ब्लैकमेलर ग्रुप हैं, जिसकी वजह से नैब की कार्रवाई आपके और आपके मियाँ के खिलाफ हो रही है। तो अगर आपका राब्ता मिसिंग पर्सन कमीशन की हैसियत से हुआ था तो आपका नैब में केस कैसे बन गया? सर नैब में मैं सबसे पहले कंप्लेन लेके गई थी। एक मॉडल टाउन चुन्योट सोसाइटी की मेरे हस्बैंड ने फाइल्स परचेज़ की, जो बाद में पता चला कि वो बोगस थी। उसकी कंप्लेन हमने, और भी मेरे साथ काफ़ी सारे फैक्ट्रीज थे, हमने कंप्लेन फॉरवर्ड की नैब में। वो इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में गई, वहाँ से जो है वो हमें कुली कचहरी में भी हम पेश हुए, जो कुली कचहरी स्टार्ट में होती थी नैब में। और लेकिन मेरे ऊपर ये केस कैसे बन गया मुझे पता नहीं चला, उल्टा मैं मुद्दई थी और मुझे मुल्जिम बना दिया गया। और ये केस मेरे ऊपर अचानक से बना, मुझे कोई कॉल अप नोटिस नहीं भेजे गए जो कि SOP है नैब की, और इंक्वायरी नहीं हुई, मुझे कोई पता नहीं कि मेरे खिलाफ ये तब केस बना जब मेरी चेयरमैन नैब से लड़ाई हुई। और मैंने उनसे कहा कि आप जो करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें पता नहीं मैं एक ताकतवर सीट पे बैठा हूँ और मेरे पास बहुत ताकत है।
तो मैंने इनकार कर दिया था। उसके बाद रातों रात सारा मामला कैसे हुआ मुझे कुछ पता नहीं। 15 तारीख को अरेस्ट हो गई और 15 ही तारीख के वारंट इशू हुए थे, 15 ही तारीख को साइन हुए। इतनी जल्दबाजी में सब कुछ कैसे हुआ सर, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, ये नैब जवाब देगी। मगर ये नौबत क्यों आई कि उन्हें ये कहना पड़ा आपसे कि मैं बहुत ताकतवर शख्स हूँ, बहुत ताकतवर कुर्सी पर बैठा हूँ, और फिर आपकी गिरफ्तारी हो गई और आपका मुकदमा बन गया? ये नौबत क्यों आई? ये ताल्लुकात क्यों ख़राब इस नहज पर पहुँचे आपके उनके साथ? शाहजेब, उन्होंने मुझे कॉल्स और वीडियो, वो कॉल्स का और बुलाने का सिलसिला जब जारी रखा तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, अगर आप हैरेसमेंट से बाज नहीं आएंगे या मुझे तंग करते रहेंगे, मुझे इस तरह डिफरेंट प्लेसेस पे बुलाते रहेंगे, क्योंकि मैं ऑफ़िस के अलावा और कहीं नहीं आ सकती, वो भी अपने केस के सिलसिले में अगर कोई काम है तो मुझे ऑफ़िस से कॉल आएगी तो मैं आऊँगी। उन्होंने कहा कि नहीं, उनका कोई DHM में फ्लैट था, वहाँ मुझे बुलाना चाह रहे थे। तब मेरी इनसे लड़ाई हुई, मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानती मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि आप जो करना चाहें कर लें। तो नेक्स्ट डे मेरे साथ ये हो गया। और फिर आपकी और आपके जो मियाँ की गिरफ्तारी है उसके दौरान क्या हुआ? आप लोगों को क्या कहा गया? क्या हुआ? केस के मामला क्या हुए आपके खिलाफ जो था? शाहजेब, अगर मेरे खिलाफ कोई केस था तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। सबसे पहले जब मुझे ये अरेस्ट करके लेके गए हैं, यहाँ से इन्होंने कोई ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया और मेरे केस में जगह जगह पे इलीगैलिटीज़ हैं, जगह जगह पे, जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन ये कोर्ट्स में भी बताती रही हूँ और मीडिया पे भी बताने की कोशिश करती रही हूँ। मुझे ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया गया सबसे पहले। उसके बाद जब ये सुबह 15 की रात मुझे अरेस्ट करते हैं, 16 तारीख की शाम को जाके इन्होंने मुझे कोर्ट में पेश किया तो जज ने वो फ़ाइल उठा के जो मेरे आईओ थे उनके मुंह पे मारी और कहा कि आपको शर्म नहीं आई, आप इस किस केस में इस लेडी को उठा के लाए हैं, इनका कोई केस है नहीं। मुझे उन्होंने रिमांड लेने की बहुत कोशिश की, जज ने मेरा रिमांड रिफ्यूज़ किया, मुझे जुडिशल किया। मेरे साथ जो भी बदतमीज़ी इन्होंने नैब ऑफिस में की वो एक अलग कहानी है जो कि आज मैंने PSC में भी सारी बताई है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती रही, 50 डेज़ का रिमांड मेरे हस्बैंड ने काटा और उस रिमांड में कुछ भी नहीं पूछा गया, सिर्फ मेरी वीडियोस दिखाई गई, उनको मेंटल टॉर्चर किया गया, उनको करंट लगाए गए, उनके लिए करंट गन जो है वो स्पेशल ख़रीदी गई थी जिसके भी मेरे पास सबूत हैं और वो मैं कमेटी में इंशाल्लाह दूंगी। और उसके बाद आईओ यहाँ तक भी उन्होंने बस नहीं किया, जो मेरे आईओ थे इमरान डोगर, वो जेल में भी आके मुझे हरासा करते रहे और इस पूरे ड्यूरिंग में चेयरमैन नैब मेरे साथ राब्ते में रहे। मैं जब भी जेल से बाहर आई कोर्ट में तो इन्होंने मुझे कॉल की, मेरे साथ रब्ता किया और मुझे यही तसल्लियाँ देते रहे कि आप परेशान ना हों, ये केस ख़त्म हो जाएगा, मैं गलत फहमी की बुनियाद पे आपको उठा ली है। इवन मेरी मदर को इन्होंने ऑफिस में बुलाया और उनसे भी माफ़ी मांगी कि इंशाल्लाह तैयबा जो हैं वो बाहर आ जाएंगी और मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, एक गलत केस उन पे बने। तो जब ये सारी माजरत कर रहे थे तो उसके साथ क्या उनकी तरफ से कुछ मुतालबा भी किया जा रहा था कि अगर ऑडियो वीडियो है या ऐसा कोई मामला है तो उसको डिलीट कर दिया जाए और बात ख़त्म की जाए? ये क्या हो रहा था उस वक्त? शाहजेब, ये वीडियो ऑडियो अगर मैं किसी को देना चाहती तो मैं दे सकती थी। मैं आउट करने का मेरा दिल होता तो मैं आउट भी कर सकती थी। जब मुझे पकड़ा गया ये वीडियो ऑडियो मेरे घर वालों के पास थी, मैं उस वक़्त भी दे सकती थी, मैंने ये कहीं पे सेव की थी, लेकिन मैंने नहीं दी। मुझे DG नैब ने ये भी ऑफ़र की मेरे हस्बैंड को कि आप चेयरमैन नैब के अगेंस्ट बैठ के हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें ये वीडियोज़ ऑन एयर करते हैं। उस वक़्त भी मेरे हस्बैंड ने ये वीडियो आउट नहीं की। ये वीडियोस मैंने सिटीज़न पोर्टल में जाके दी, वो भी तंग आके हैरेसमेंट से और FIR से मैंने ये वहाँ पे दी कि शायद मुझे यहाँ पे इंसाफ मिलेगा और मेरे साथ रब्ता भी किया गया और मुझे खुशी हुई कि शायद मुझे अब इंसाफ मिल जाए, लेकिन उसका भी नतीजा आपके सामने है। मैं ये पोर्टल वाली बात पर आता हूँ, बट आपको ये किस DG नैब ने कहा कि आपके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये वीडियोज़ दिखाते हैं आवाम को? शाहजेब, DG शहजाद सलीम ने, उन्होंने कहा कि आप चेयरमैन के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जिस वक्त मेरे हस्बैंड रिमांड पे उनके पास थे, 50 डेज़ का रिमांड था उनका, तो उस ड्यूरिंग में उन्होंने उनको ऑफ़र की थी। नहीं, मगर आपने तो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उन पर बदसलूकी का बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया है और जो ज़ाहिर है वो इल्ज़ामात हैं वो बहुत ही ज़्यादती वाले इल्ज़ामात हैं जो आपकी तरफ से लगाए गए हैं कि आपके साथ हुआ। तो वो एट द सेम टाइम आपको ये भी कह रहे थे कि मेरे साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जब मैं जो फर्स्ट डे में गई थी उस वक़्त उन्होंने सारी बातें की मेरे साथ, ये सारी हरकतें की जो मैंने आज PSC में भी बताई। इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, कोई लेडी इनके पास नहीं थी जो मेरा इन्वेस्टिगेट करती, वहाँ पे सारे मेल थे, उनके सामने मेरा दुपट्टा खींचा गया, मुझे बरहना किया गया
और मेरी वीडियो बनाई गई, जो वीडियो बाद में बनाते रहे, मेरे हस्बैंड को दिखाते रहे। ये वीडियो वाली बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात उन्होंने डायरेक्ट मेरे से नहीं, मेरे हस्बैंड से की थी। वो बाद में की थी जब मैं जेल चली गई थी और वो उनके पास रिमांड पे थे। उस वक्त उनको ये ऑफ़र दी गई कि हम आपका केस भी ख़त्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये वीडियोज़ जो हैं वो ऑन एयर करें। और फिर मुझे ये बताइएगा कि आज क्योंकि आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी जिक्र किया, तो शराज सलीम साहब का वर्जन आया आपसे थोड़ी देर पहले। उनका कहना है कि तैयबा गुल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मिसलीड किया। मैं शदीद एहतजाज करता हूँ। आपने जो ऑडियो सुनाया उसके हवाले से कह रहे हैं ऑडियो में निगत भट्टी से मेरी बात हो रही है, जिस पर उनको बताया गया कि जब तक केस मेरिट पर पूरा नहीं उतरेगा कुछ नहीं कर सकते। तैयबा गुल का केस और है, जबकि निगत भट्टी का केस कुछ और है। तैयबा गुल से तो मेरी कभी बात ही नहीं हुई। अगर ऐसा कहा गया तो शदीद एहतजाज करता हूँ और मजम्मत करता हूँ। सर, पहली बात तो ये निगत भट्टी को मैं नहीं जानती, और ये जो आवाज़ है वो मेरी है, और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मैंने हर बात, जो भी बात की है वो प्रूफ के साथ की है, और वहाँ पे हर चीज़ जो भी मैंने इल्ज़ाम लगाया है उसका मैंने सबूत दिया है वहाँ पे। और अगर उन्होंने बात नहीं की तो ठीक है, उसको ऑडियो को फ्रांजिक करवा लेते हैं, आप किसी भी फोरम पे जाके उसे फ्रांजिक करवाएं। और ये चेयरमैन साहब, उनकी ही कॉल है और उन्होंने मुझे कॉल की है, मैं उनको कॉल नहीं करी। ये उस केस में कॉल थी जिसमें मैं उनके अगेंस्ट नैब में मुद्दई थी, और ये उस केस में वो मेरे साथ बात करें। मैं किसी निगत को नहीं जानती, मे भी कोई होंगी, और लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। और आपकी मुलाकात भी हुई है शराज सलीम से? जी, मुझे जब लेके गए थे, मेरी इन्वेस्टिगेशन जो टीम बैठी थी उसमें ये मेरे साथ बैठे थे, सामने बैठे थे। मुझे भूलते हैं ये? मुझे साथ ये भी बताइएगा कि नाउ ये नौबत क्यों आती है? अगर आप ज़ाहिर आपकी ज़मानत हो गई, उसके बाद आप क्यों पोर्टल पे जाके शिकायत करती हैं? उसके बाद ऐसा क्या हो रहा था? क्योंकि आप तो ज़मानत हो गई थी आपकी, तो क्या ऐसा हो रहा था कि आप वज़ीर आज़म इमरान खान के पोर्टल पर जाकर शिकायत करती हैं? और क्या उस शिकायत में आपने क्या ये जो मुबैना वीडियोज़ और ऑडियोज़ हैं ये भी साथ अटैच की थी? शाहज़ेब, उसके ऊपर ये नौबत इसलिए आई जब मैं बाहर आई, और बाहर आके मेरे साथ इन्होंने दोबारा से हरासा करना शुरू कर दिया मुझे डिफरेंट तरीके से। जो आईओ था मेरा, इमरान डोगर, जब भी मैं अपने हस्बैंड को मिलने जाती थी कोर्ट में तो वो मुझे धमकियां लगाते थे, कभी कुछ कहते थे। तो उसके अलावा जब मैंने देखा कि मुझे डिफरेंट थानों से कॉलें आना शुरू हो गई, मुझे लाहौर से कॉलें आना शुरू हो गई थानों से कि आप पे एफआईआर है, आप आके पेश हों। मुझे एफआईए फैसलाबाद से कॉलें आना शुरू हो गई कि आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन है, आप आएँ। मुझे चिन्योट से कॉलें आई। मैं परेशान हो गई, मुझे और कुछ बात नहीं सूझी। मुझे ये था कि मैं एक दफ़ा जेल से आई हूँ, अब इतनी एफआईआर्स मेरे पे हो रही हैं और ये मुझे अब फिर अरेस्ट करके तंग करेंगे। तो तब मैंने जो है ये सारी जो वीडियोस और ऑडियोज़ थी, ये मैंने अपनी कंप्लेन के साथ इनका स्क्रीनशॉट, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं होती सिटीज़न पोर्टल पे, मैंने वीडियो का स्क्रीनशॉट लगाया। साथ मैंने लिखा कि मेरे पास ये वीडियोस हैं, मुझे चेयरमैन नैब हरासा कर रहे हैं और मेरे ऊपर एफआईआर्स, मज़ीद केसेस बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद शाहज़ेब मेरे साथ राब्ते शुरू हो गए। 10 मई को मैंने ये पोर्टल पे कंप्लेन की थी, आपके पास ये सारा रिकॉर्ड है, आप, मेरा ख्याल है पहले भी ये चीज़ें चला चुके हैं। 10 मई को जब मैंने ये कंप्लेन की तो 13 मई से मेरे साथ राब्ते स्टार्ट हो गए। 21 मई को मेरे ऊपर 3 एफआईआर इस्लामाबाद में सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 4 बजे 3 एफआईआर इस्लामाबाद के अंदर मेरे पे रजिस्टर करवाएंगी। और 23 तारीख को ये वीडियोस ऑन एयर कर दी गई। 13 तारीख को जब मेरे साथ रब्ता किया तो ताहिर ख़ान ने और पोर्टल के कुछ लोगों ने और आज़म ख़ान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि आप आएँ, आपकी वीडियोस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं। जब मैं गई वहाँ पे तो इन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जो हमें कंप्लेन मिल गई है उसमें आपकी जो वीडियोस आपके पास हैं हमें दें, उस पर इंक्वायरी टीम तश्कील दी जाएगी और वो इंक्वायरी करेगी। मैंने उनको वो वीडियो दे दी यूएसबी में डाल के, लेकिन जो है 1-2 दिन बाद मैंने देखा कि वो सारी मीडिया पे चल गई और तरदीद भी उनकी चल गई और मुझसे कुछ पूछा नहीं गया। आज़म खान आए और फिर साथ ताहिर ख़ान भी मौजूद थे और आपसे कहा गया कि आपको इंसाफ दिया जाएगा और ये चीज़ें दे और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। वज़ीर आज़म के बाकायदा तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके मामले खुसूसी आपके पास आए, मगर वो वीडियोज़ उल्टा मीडिया पर चल गई और उसके बाद उनकी तरदीद भी चल गई। जी बिल्कुल। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि उसकी तहकीकात भी की जाएंगी और अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा दिया था, मगर आप कह रही हैं अपोजिशन ने लीक नहीं की थी, आपने वो वीडियोज़ बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को और ताहिर ख़ान को दी थी।
नहीं नहीं शाहजेब, अपोजिशन ने बिल्कुल भी मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता नहीं है। मैं बारहा ये बात कह चुकी हूँ और मुझसे मैंने पॉलिटिकल पार्टी से भी रब्ता नहीं किया। मैंने ये एक आम सी सिटीज़न होते हुए मेरे पास जो ऑप्शन थी, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी थी, मैं उस फोरम पे गई, मैंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई। उसके बाद मेरे साथ इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी करवाई कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन उस 4 साल हो गए, वो इंसाफ मुझे आज तक नज़र नहीं आया, ना मुझे मिला। मैंने अपना केस फेस किया, फ़ाइट किया और उसमें मैं एक्विट हुई। उसका एक्विटल ऑर्डर भी आपको मैंने दिया है, वो भी आप अगर काइंडली पढ़ दें तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें चार्जशीट है वो नैब के अगेंस्ट। ठीक है, मुझे साथ में बताइएगा कि ये वीडियो फिर चल गई तो फिर क्या हुआ? क्योंकि मैं देखा कि आप एक इंटरव्यू में ये भी कह रही हैं कि आप तो गई, न्यूज़ 1 गई थी इंटरव्यू देने के लिए भी, फिर ये नौबत कैसे आती है? क्या उसके बाद आपकी कभी दोबारा मुलाकात हुई ताहिर खान साहब से या फिर आज़म खान साहब से, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे? जी, मुझे ये वीडियो चलाने से पहले 2 दफ़ा मुलाकात हुई आज़म खान साहब से भी और ताहिर खान साहब से भी, इमरान खान साहब से भी। लेकिन जब ये वीडियो चला दी गई तो मुझे उन्होंने जब चली तो मुझे उन्होंने कॉल की कि आप इधर आ जाएं, आपकी जो वीडियो हैं ऑन एयर हुई हैं और आपका भी मौक़िफ़ लिया जाएगा इस वीडियो पे। लेकिन अभी मैं रास्ते में थी तो उनकी तरदीद चला दी गई। उस वक्त मेरी ताहिर खान से झड़प भी हुई, मेरी उनसे लड़ाई हुई। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे से पूछे बगैर वीडियोस चलाई। सबसे पहले मेरी अमानत में ख़यानत हुई सिटीज़न पोर्टल से, उसके बाद ये वीडियोस ऑन एयर चला दी गई मेरी मर्ज़ी के बगैर, उसके बाद मेरी मर्ज़ी के बगैर उसकी तरदीद भी चला दी गई। लेकिन मेरे से आपने पूछना भी गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप आएँ, आपसे मौक़िफ़ लेते हैं, ये करते हैं इंटरव्यू। मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं आऊँगी। उसके बाद फिर मैं उनके उधर नहीं गई और ना मैं उनसे दोबारा मिली। मगर आपने भी कहा कि इस वीडियो के चलने से पहले इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी। आज़म खान और ताहिर खान से नहीं, इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने? वज़ीर आज़म हाउस, उनके ऑफिस में मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने? जी, पीएम ऑफिस गई थी मैं, वहाँ पे उन्होंने आज़म खान साहब थे, ताहिर खान साहब थे और 2-3 लोग थे, मुझे सबका नाम नहीं पता था। वहाँ पे ये मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। अगर आपके साथ हैरेसमेंट हो रही है तो इसका पूरा आपको इंसाफ दिया जाएगा और उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। जैसा कि वो कहते थे कि ये मदीने की रियासत है और इसमें गरीबों को इंसाफ दिया जाता है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, वही बातें। और मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और बारहा यकीन दहानी के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। चले, आपकी जो वीडियो थी वो आप चल गई, वज़ीर आज़म इमरान खान से भी आप मिली, ताहिर खान साहब भी थे, साथ में आज़म खान साहब भी थे, मगर वो वीडियो उल्टा लीक हो गई। उसके बाद आपने कहा कि आपको भी बुलाया गया था मगर उल्टा उसकी तरदीद भी चल गई। फिर क्या हुआ? क्योंकि फिर ज़ाहिर बहुत एक लंबा अरसा है इस सब के बीच में। उसके बाद कोई आज़म खान साहब का राब्ता या आपकी वीडियोज़ के तहकीकात का मामला फिर कुछ नहीं हुआ या कुछ फॉलोअप हुआ या आपके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई हुई, क्या हुआ? जी, कुछ भी नहीं हुआ शाहजेब, मेरी वीडियोस का क्या होना था। उन्होंने एक दफ़ा मेरे से रब्ता किया न्यूज़ 1 वालों ने कि आपके पास और वीडियोस हैं, तो मैंने मतलब वो पहले भी मैं लड़ पड़ी थी ताहिर खान साहब से, तो मैंने उनको डांटा कि अब मेरे से आपने रब्ता नहीं करना। मेरे लिए क्या उन्होंने करना था, मेरे अगेंस्ट सब कुछ, हर तरह की मतलब इख्तियारात उन्होंने इस्तेमाल किए, हर तरह की पावर्स इस्तेमाल की। उस गवर्नमेंट में मेरे ख़िलाफ़ हर जगह पे FIRs हुई, मेरा पूरा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई, जो कि बाद में सारी मैंने फ़ाइट करके, लड़ के और मेरिट पे खारिज भी करवाई हैं। नहीं, मगर और अगर ये पोर्टल पे शिकायत और वीडियो लीक होने के बाद भी आपके खिलाफ और ज़्यादा FIRs हुई और ज़्यादा मुकदमात आपके खिलाफ बनाए गए, वज़ीर आज़म इमरान खान के वादे के बाद भी बनाए गए? ये वादे उन्होंने मेरे से पहले किए थे। 21 तारीख को मेरे पे FIRs उसके बाद हुई और उसके बाद ये वीडियो 23 तारीख को ये वीडियो ऑन एयर हुई। मतलब उनके मुझे मिलने के बाद मेरे पे FIRs हुई। मुझे ऐसा लगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ करने के लिए मुझ पे FIRs करवाई कि अगर हम ये वीडियो इनकी इस्तेमाल करें तो ये हमारे अगेंस्ट ना जा सकें, अगर कहीं जाएंगी तो इन FIRs में हम इनको अरेस्ट करवा के इनको चुप करवा देंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और उसके बाद जब ये क्या आपके पास, क्योंकि आप कह चुके हैं कि आपके पास और भी बहुत सारा मवाद मौजूद है, ये तो थोड़ा सा था जो आपने पोर्टल पर या फिर आज़म खान को दिया था तहकीकात के लिए, तो क्या और ज़्यादा मवाद आपने हवाले किया या आपसे मांगा गया आज़म खान की तरफ से या वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से?
जी शाहज़ेब, मेरे से बारहा मांगा गया लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि जब एक दफ़ा वो कहते हैं कि एक दफ़ा का डसा हुआ जो है वो पाँव फूक फूक के रखता है, वो इस तरह की मिसाल है। तो मेरे से एक दफ़ा उन्होंने ऐसा कर दिया था, मेरे से पूछे बगैर सब कुछ उन्होंने चलाया और मेरा से पूछा भी नहीं गया और मेरे कंसेंट भी नहीं लिया गया और तरदीद में भी उन्होंने मुझसे नहीं पूछना मुनासिब समझा, मेरा मौक़िफ़ दिखाया ही नहीं गया। एक वन वे ट्रैफिक चलाई गई, एक की तस्वीर का एक ही रुख दिखाया गया। तो उसके बाद मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकी और उनके पास मैं नहीं गई और उनको मैं कोई चीज़, कोई सबूत नहीं दे सकी मज़ीद। मगर आप एक जगह ये भी कहा कि बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में भी आप लोगों को रखा गया, तो वो क्यों फिर रखा गया अगर ये सारे मामलात हो गए थे? जी और बिल्कुल। आपका एक एक्सपीरियंस भी हो चुका था, फिर ये क्या हुआ? शाहज़ेब, इसका जवाब आप लोग जियो के पास मेरे से ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग उस वक़्त मेरे बारे में शोज़ कर रहे थे और मेरा आपसे रब्ता नहीं था। आज फ़र्स्ट टाइम मैं आपके साथ मेरा रब्ता हुआ है, लेकिन शायद गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि मैं आपके साथ रब्ते में हूँ और मीर साहब को कुछ चीज़ें दे रही हूँ शायद, या कोई प्रूफ उनको दे दिए हैं जो कि मैंने उनको नहीं दिए थे, ताहिर ख़ान को और पीएम हाउस को नहीं दिए थे और मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। उस वक़्त जब ये अरेस्ट हुए मीर साहब, तो हमें कॉल पीएम हाउस से ही आई। उन्होंने कहा कि आप आ जाएँ, आपकी इंक्वायरी में आपको बुलाया गया है। लेकिन जब मैं और मेरे हस्बैंड गए तो वहाँ पे हमें उन्होंने रखा और पूरे 1 महीना 15 दिन हमें वहाँ पे रखा गया। जब उनको यकीन हो गया, हमारे मोबाइल्स ले लिए गए, सब कुछ, हमारा राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया बाहर की दुनिया से। मोबाइल्स वगैरह की छानबीन हुई, सब कुछ उन्होंने जब देखा और शायद मीर साहब जुडिशल हुए थे या मैं इतना डिटेल में नहीं मुझे पता, उस वक़्त फिर हमें उन्होंने वहाँ से छोड़ा और हम बाहर आए। जिस ज़माने में मीर शकील रहमान को गिरफ़्तार किया गया, उस ज़माने में आप लोगों को एक लंबे अरसे के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का जो वज़ीर आज़म हाउस है उसमें आपको और आपके मियाँ को बाकायदा रखा गया और आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह सब ले लिए गए कि बैरूनी दुनिया से आपका कोई रब्ता ना हो। जी, ये किसने आपसे रब्ता करके वहाँ पर आप लोगों को रखा? कौन लेके गया? क्या हुआ था? पीएम हाउस से कॉल आई थी कि आपकी इंक्वायरी के लिए पीएम साहब ने आपको बुलाया है, आप यहाँ पे आ जाएं। अपनी इंक्वायरी जो आपकी वीडियोस की थी, जो चली थी, तो मैंने फिर भी एतबार कर लिया। मैंने कहा शायद मतलब दोबारा से पीएम साहब ने मुझसे वादा किया है तो वो बुला रहे होंगे। मैं और मेरे हस्बैंड जब वहाँ पे गए तो हमें पता चला कि ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं है और वहाँ पे हमें कहा कि आप रुके, यहाँ पे आते हैं, आपसे मिलते हैं, आज आते हैं, कल आते हैं, मिलते हैं। मैं वहाँ पे शोर भी डाला, मैंने कहा हमें घर जाने दिया जाए, और लेकिन उन्होंने कहा कि आपको कुछ दिन आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ रखा जा रहा है क्योंकि आपकी जान को ख़तरा है। और उसके बाद जो है जब मैं वहाँ से गई, अपने होम टाउन भी गई, तो मेरी गाड़ी पे भी फायरिंग हुई थी और जिसकी एफआईआर मैंने करवाई थी, लेकिन आज तक उसके कल्प्रिट्स नहीं पकड़े जा चुके। जितना अरसा आप वज़ीर आज़म हाउस में रहीं, क्या कभी इमरान खान साहब से या फिर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से या किसी भी क्लोज आदमी से मुलाकात हुई आपकी? जी, आज़म खान साहब से हुई थी एक दफ़ा। वो आए थे तो उनसे 1-2 दिन के बाद जब मेरे पास आए, उनसे मैंने कहा कि हमें क्यों यहाँ पे रखा गया है, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आपकी जान को ख़तरा है और जो है नैब कुछ भी आपके साथ करवा सकती है, इस वजह से आपकी सिक्योरिटी के मद्देनज़र आपको यहाँ पे रखा गया है। तो हमें यही कहा गया। उसके बाद फिर वो दोबारा मुझे नहीं मिले। आज़म खान साहब ने भी यही कहा कि नैब से आपको ख़तरा है, इसलिए आपको यहाँ रखा है? जी सर, जी। तो आपने उनसे पूछा कि मेरी जो शिकायत थी फिर चेयरमैन नैब के खिलाफ, जिसके खिलाफ आपने वादा किया था और वज़ीर आज़म ने वादा किया था, उसका क्या हुआ? मैंने आपको सारे सबूत दिए थे, उसका क्या हुआ? जी, मैंने बारहा पूछा उनसे और उन्होंने यही कहा कि जब पीएम साहब ने आपसे वादा कर दिया है कि आपको इंसाफ मिलेगा तो आप बेफिक्र रहें। ये भी उसी चीज़ की एक कड़ी है कि आपको सेव किया जाएगा, इसके बाद इंक्वायरी करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो कार्रवाई क्या होनी थी, वो लोग वैसे ही इज़्ज़त के साथ अपनी सीटों पर बैठे रहे और मैं 4 साल तक धक्के खाती रही और मेरी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। ना सिर्फ वो बैठे रहे बल्कि जब उनका दौर ख़त्म हुआ उसके बाद बज़रिया ऑर्डिनेंस बाकायदा तौर पर चेयरमैन जावेद इकबाल को तौसीह दी गई, वो तो आखिर तक अपने ओहदे पर रहे। तो इस सब के बीच में आप क्या समझती हैं, अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आपकी जो वीडियोस थी या फिर आपको वज़ीर आज़म हाउस में रख के इमरान खान ने क्या फ़ायदा ले लिया इस सारे मामले से? मेरा ख्याल है उसके बाद जब 19 तारीख को एक चेयरमैन नैब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मुझे हुकूमती अहदेदार ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरी कुछ ऑडियो वीडियोस की वजह से, तो उसके बाद ये बात सामने आ गई कि वो क्यों ब्लैकमेल कर रहे थे। उसके बाद जब ये चीज़ ऑन एयर हुई वीडियोस और ऑडियोस, उसके बाद उनके कोई पीटीआई का कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, उनके सारे केसेस बंद हो गए। हेलीकॉप्टर केस था, मालम जब्बा केस था और बेशुमार केसेस थे, वो सारे बंद हो गए। और मतलब इनकी बेनिफिशरी अगर आप वीडियोस का देखें तो वो पीटीआई गवर्नमेंट थी।
ये सब उसके बाद हुआ है, क्योंकि एक इंटरव्यू था जावेद चौधरी साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि दबाव है हुकूमत का, और ज़ाहिर है वो केसेस बंद हुए, हमने टाइमलाइन भी आवाम के सामने रखी है। आप कह रही हैं कि उसका बस एक ये हुआ फ़ायदा कि अपने केसेस बंद हो गए और आप लोगों को इंसाफ की उम्मीद दिलाई गई, मगर उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों से रब्ता किया गया हो कि आपका केस आगे बढ़ा है, इस चेयरमैन नैब ने अगर आपके खिलाफ हैरेसमेंट की थी या नहीं की थी। ये भी नहीं बताया गया कि आपके इल्ज़ामात गलत थे, हमने तहकीक कर ली है, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत बयानी कर रही थी, ये भी आपको कभी नहीं बताया गया। जी, ये मुझे मेरा ख्याल है मुझे बार बार एहसास दिलाने के लिए उसको एक्सटेंशन भी दी गई कि आप क्या चीज़ हो, आप कुछ नहीं हो इस सिस्टम में, आप सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा हो। और जो पावरफुल बंदा था, होना तो ये चाहिए था कि उस वक्त जैसे मैं जेल में रही थी कुछ अर्सा, चेयरमैन नैब साहब भी जेल में रह के आते, डीजी नैब रह के आते, जो नैब का बाकी स्टाफ था जिन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी वो सारे जेल में रहते, तो मैं मानती कि जी ये इंसाफ हुआ है। लेकिन बजाय ये कि उसको हटाने के उसको और एक्सटेंशन दे दी जाती है, नवाजिश अपना फ़ायदा उठा लेता है। ब्लैकमेलिंग ये होती है, ब्लैकमेलिंग वो नहीं जो मैंने की है, मैं तो इंसाफ के लिए धक्के खाती रही। ब्लैकमेलिंग वो है जो पीटीआई गवर्नमेंट ने की, ब्लैकमेलिंग वो है जो डीजी नैब ने चेयरमैन के साथ की, ब्लैकमेलिंग वो है जो नवाजिश ने अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए की, ये ब्लैकमेलिंग है, वो ब्लैकमेलिंग नहीं। मैं तो अभी तक धक्के खा रही हूँ और इंशाल्लाह इंसाफ लेके रहूँगी और मैं इनको बताऊँगी कि मैं कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ जिसको वो मसल के गुजर जाएँ। मैं भी मेरे साथ और कई आवाज़ें हैं शाज़ेब, यकीन करें कि मुझे इतनी कॉल्स आ रही हैं इनकी हैरेसमेंट की शिकार ख़वातीन की, जो और भी सामने आने से डरती हैं सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने मुझे इबरत का निशान बनाने की कोशिश की, इस वजह से ख़वातीन सामने आने से डरती हैं। लेकिन और अभी भी वो एक सीट पे बैठे हैं, ये नहीं कि वो एक सीट से हट गए हैं। चेयरमैन नैब तो अभी भी मिसिंग पर्सन कमीशन के चेयरमैन हैं और बड़ी इज़्ज़त से बड़े प्रोटोकॉल के साथ अपनी सीट पर बैठे हैं। और किसी और मुल्क में होते तो शायद अभी तक जेल जा चुके होते, लेकिन पाकिस्तान में शायद इंसाफ नहीं है या नज़र नहीं आता। तो आपको ज़रा इंसाफ की उम्मीद किससे है, क्योंकि आपका मामला एक तरफ हमने देखा पिछले दौर में अगर पूरा सियासत का शिकार हुआ या सियासी फ़ायदे का और मुखालफिन को सियासी नुकसान पहुंचाने का शिकार हुआ, तो ऐसा ना हो कि अब भी सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। तो इंसाफ से की उम्मीद आपको किससे है, क्योंकि अगर आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं और ज़ाहिर तहकीक तलब हैं और अगर दुरुस्त साबित होते हैं तो ये किसी भी मुल्क में ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि इस तरीके से आपने उल्टा विक्टिम्स को हिरास किया है, ख़वातीन की हिरासानी की है और मुल्क के वज़ीर आज़म ने हिरासानी की शिकायत पर उल्टा उस खातून की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए किया है। इमरान खान साहब मगरिब के ममालिक की मिसाल देते हैं, किसी मगरबी मुल्क में ना वो सियासत कर पाएँ इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद, अगर इसकी तहकीकात उनके ऊपर साबित हो जाए, ना चेयरमैन नैब जैसा ऑफिशियल अपने ओहदे पर रह पाए बल्कि इसकी बहुत बड़ी सज़ा हो, तो कहाँ कौन इंसाफ, किससे आप इंसाफ की तवक्को करती हैं कि आगे भी पॉलिटिक्स का ही ना बाइस बन रहा हो बल्कि एक वाज़े तौर पर तहकीक के बाद साबित हो चीज़ें। शाहजेब साहब, नूर आलम साहब ने मुझे कमेटी में बुलाया है, आपको अगर मिलें तो कभी उनसे पूछिएगा कि उन पे कितना ज़्यादा प्रेशर था नैब की तरफ से कि तैयबा को ना बुलाया जाए, और मुख्तलिफ हीले बहाने भी किए गए। आज चेयरमैन साहब भी पेश नहीं हुए, डीजी नैब भी पेश नहीं हुए, हालांकि आज मैं चाह रही थी कि मेरे सामना करते, मेरे सामने बैठते और उनको मैं बताती कि क्या उनके घर में माँ, बहन और बेटी है या नहीं है, और उनको शायद एहसास होता कि उन्होंने क्या गलत किया है। लेकिन बदकिस्मती से आज वो आए ही नहीं, वहाँ पे मेरा सामना नहीं कर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने इदारों से, अपने अदलिया से उम्मीद है, और इंशाल्लाह कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैं भी इसी मुल्क का हिस्सा हूँ, मैं भी इसी मुल्क की शहरी हूँ, और मेरी चीज़ें जो भी मेरे अगेंस्ट थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं और सारा झूठ साबित हो चुका है। तो मुझे भी इंसाफ की तवक्को है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया तैयबा गुल की गुफ्तगू आपने सुनी। इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और इन इल्ज़ामात की तहकीकात की ज़रूरत है। गुज़िश्ता हुकूमत ने इन इल्ज़ामात को अगर अपने सियासी फ़ायदे के लिए और मुखालफिन को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया तो इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इन इल्ज़ामात की तहकीकात करे, क्योंकि हिरासानी के इल्ज़ामात और एक खातून की तरफ से नहीं हैं, मुतादिद ख़वातीन की तरफ से हैं, साबिक चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल पर हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हैं कि उन्होंने इतने नाजुक और हसास मामलात को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, हिरासानी के इल्ज़ामात को अपोजिशन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया। वो बार बार मगरिब की मिसाल देते हैं, अगर किसी मगरबी मुल्क में उन्होंने ऐसा किया होता तो क्या वो सियासत कर पाते, क्या जस्टिस जावेद इकबाल जेल से बच पाते? इस इंटरव्यू के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके साबिक मुआविन ख़ुसूसी ताहिर अहमद खान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल, साबिक डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम और नैब के तर्जुमान नवाज़िश अली का नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को सामने रखते हुए इन इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए इन तमाम हज़रात के लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को तो हम 2 दिन से प्रोग्राम में आने की दावत दे रहे हैं, मगर वो जवाब नहीं दे रहे।